नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आपके द्वारा कई बार पूछा गया प्रश्न कि मैम पेपर कैसा आ सकता है, पेपर की संभावना कैसी हो सकती है, तो देखिए इसका एक ही आंसर है, आयोग जाने आयोग की बातें। हाँ, लेकिन कुछ अंदाजा हम लगा सकते हैं जो 2022 और 23 के या जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं, उनमें बदले सिलेबस का कहीं ना कहीं जो एक अंग है या रूपरेखा है या पृष्ठभूमि जो है वो दिखाई दे रही थी। उसी के हिसाब से मेरी संभावना ये कहती है कि शायद पेपर का प्रारूप कुछ इस तरीके का हो सकता है। कुछ बिंदुओं पर अगर आप ध्यान देंगे अंतिम 3-4 दिनों में, अपने रिवीजन में इनको देख कर जाएंगे, तो इससे आपकी तैयारी में शार्पनेस आ जाएगी और शायद एग्जाम में आपको ये हेल्प रहेगा। आपको मैं बता दूं, पेपर बनाने का एक पैटर्न होता है जिसमें यहाँ 40, 10 और 50 का रूल अप्लाई करते हैं लोग, या मुझे दिखाई देता है। तो आप दे सकते होंगे कि मुझे, लेकिन इस बार जो लग रहा है कि 40% जो पेपर है वो एनालिटिकल होगा, क्योंकि पिछले बार भी एनालिटिकल प्रश्नों की जो प्रकृति थी वो थोड़ी सी दिखाई दी, जिसमें नहीं वाला या आपको 3 ऑप्शन में दिमाग लगाना है, 3 सही होंगे, 1 गलत को छांटना है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीएससी एनालिटिकल की ओर बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनालिटिकल अप्रोच के प्रश्न इस बार ज्यादा दिखेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है, स्पेशली उन टॉपिक में, जैसे उदाहरण के लिए ज्योग्राफी वाला टॉपिक हो गया या पॉलिटी वाला टॉपिक हो गया, उनमें, है ना। दूसरी बात, 10% अभी भी ऐसी चीजें होंगी जो आउट ऑफ सिलेबस आएंगी, आपको नहीं बनेंगी, वो एग्जाम में सबको परेशान करेंगे, और जो सबको परेशान करती हैं चीजें, उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो कट ऑफ में शामिल नहीं होती है, याद रखिएगा। 50% जो सबसे ज्यादा बच्चों को बाहर करता है वो है 50% जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन या इजी या मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं वो। याद रखना बच्चा, यदि आपका इजी प्रश्न गलत होता है, तो सबको बन रहा है वो गलत होता है, तो आप एक एक नंबर करके अपने सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम में या प्रीलिम्स एग्जाम में। याद रखना, प्रीलिम्स एग्जाम जो लिया जाता है वो सिलेक्शन के लिए नहीं लिया जाता है, वो रिजेक्शन के लिए लिया जाता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे, लाखों में केवल कुछ बच्चे जो होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में। हर्डल सबसे बड़ा होता है प्रीलिम्स। मेंस में आप देखना, क्यों? क्योंकि 15 गुने बच्चे यहाँ पर ये सेलेक्ट करता है पोस्ट के, और हम लाखों फॉर्म भरते हैं। मेंस थोड़ा और इजी, क्योंकि 3 गुना बच्चे होते हैं, तो ये रिजेक्शन के लिए लिया जाता है, याद रखना, सिलेक्शन के लिए नहीं, है ना। तो ये मेंटालिटी थोड़ी सी रखना है, इसीलिए इजी प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए। अगर इजी प्रश्न गलत करोगे तो निकल जाओगे आप प्रीलिम्स बाहर। और 5 से ऊपर अगर इजी प्रश्न गलत होते हैं तो आप लिख के ले लो, शायद आप बाउंड्री पर होंगे, आपका कैलकुलेशन वही बैठेगा कि मैम होगा कि नहीं होगा बताइए। और होगा कि नहीं होगा वाली कंडीशन बहुत बेकार होती है। रीजन, क्योंकि रिजल्ट तक ये पढ़ने नहीं देती, और रिजल्ट के बाद आप पढ़ने लायक बचते नहीं हो, है ना। क्यों? या तो आप सिचुएशन ऐसी रखिए कि बिल्कुल ही कम नंबर आ जाए, तो आपको आगे का रास्ता क्लियर दिखाई होगा कि भैया अभी नहीं हो रहा है, हमको आगे के मेंस की या प्रीलिम्स की तैयारी करने में लग जाना है। या तो आप बिल्कुल ही कट ऑफ के ऊपर चले जाओ कि आपके 80-80 नंबर या 75 नंबर मिनिमम आ रहे हैं, तो फिर आप आर्या पार की स्थिति में हो कि आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। 50-50 में मत रहना, बहुत गंदी स्थिति होती है ना। और उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। अब कुछ चीजें, ये तो मैंने बताया आपको, आपको जो ध्यान देना है वो है यूनिट 6 जो न्यू जुड़ी है एमपी के कुछ टॉपिक, जिसमें आप अगर देखेंगे तो एमएसएमई, आधारभूत अधोसंरचना या इकोनॉमिक्स वाला जो एमपी का पोर्शन है वो, जिसको आप करंट अफेयर के साथ टाई अप करके पढ़ेंगे। यूनिट 10 ये नहीं है, टेंशन ज्यादा मत लीजिएगा इसमें। यूनिट 2 एमपी की और यूनिट 10 को अगर आप एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें यूनिट 2 भी ऐड कर लेना एमपी की। तो ये भी, ये और एक है यूनिट 9। ये 3 यूनिट के अभी भी ऐसे कुछ प्रश्न है बच्चों जो बिल्कुल नए आएंगे, ये किसी भी बुक में नहीं आपको शायद मिलेंगे, या ऐसे कुछ वो हिस्ट्री के, ऐसे कुछ जनजाति के प्रश्न दे देगा, या ऐसे एंशियंट हिस्ट्री या मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रश्न दे देगा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे, ऐसा लगेगा आपको, है ना। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार आपको रहना है कि ये नई ही बनेंगे। समझ रहे हैं बात को बच्चों? और उनके पीछे अभी तैयारी के दौरान नहीं भागना है। इन यूनिट्स में जो इजी प्रश्न है वो गलत नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा, है ना। बहुत छोटे टॉपिक है, कुछ न्यू प्रश्न के लिए आपको परेशान नहीं होना। यूनिट 1 में, अच्छा देखिए,
यूनिट 1 में हम जो पुराना सिलेबस था उसमें मेंस में ये चीज पढ़ते ही थे, जो नए टॉपिक इन्होंने जोड़ा है, पुरुषार्थ चतुष्टय हो गया आपका या संस्कार हो गया, ये ऑलरेडी हम पढ़ते थे। तो इतिहास वाले जो न्यू टॉपिक यूनिट 1 में जुड़े हैं, इस बार उनकी बारंबारता या बहुत सारे प्रश्न उनमें से देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन चीजों को मत छोड़ना, क्यों? क्योंकि ये इजी है, प्रश्न रिपीट आएंगे, आए हुए क्वेश्चंस लगा लीजिए। ज्योग्राफी का लेवल मुझे लगता है इस बार मॉडरेट होगा, लेकिन ज्योग्राफी में जो जो न्यू टॉपिक जुड़े हैं, फॉर एग्जांपल जलवायु, जलवायु के प्रश्न ये पहले से भी एनालिटिकल पूछ रहा है, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में भी और भारत के रिस्पेक्ट में भी, अगर आपने देखा होगा तो, है ना। पिछले बार भी एनालिटिकल पूछा था, उसके पहले भी एनालिटिकल पूछा था, इस बार जलवायु को और उसने हाईलाइट करके दिया है। जलवायु के कुछ टॉपिक या जलवायु को प्रभावित करने वाले पर्टिकुलर कारक को उसने अलग करके दिया है, अल्लीनो लालीनो करके। तो भारत के लेवल पर भी और मध्य प्रदेश के लेवल पर भी जलवायु या जो जो टॉपिक नए जोड़े हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। करंट के लिए परेशान नहीं होना है, देख लीजिएगा करंट वैसा ही आएगा जैसा हमेशा से आते आ रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी एक पेपर से भी हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं जो एमपीपीएससी ने अभी रिसेंटली लिया है। यूनिट 7 में अगर आप बात करेंगे तो यूनिट 7 में जो नए टॉपिक है, और मुझे लगता है जो सिकल सेल एनीमिया और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो टॉपिक और योजनाएं हैं उनसे प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है। तो सिकल सेल एनीमिया और इन ऐसे जो कुछ टॉपिक है नए वाले, उनको जरूर देखकर जाइएगा। और लास्टली एमपी का रिवीजन बहुत अच्छे करके जाइएगा, एमपी को बहुत स्मार्टली पढ़िएगा, तीनों सेक्शन में अलग अलग करके। ज्योग्राफी में आपको खनिज, नदी, पहाड़, जलवायु, इन पे ज्यादा ध्यान देना है, उससे ट्रेडिशनल प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। सहायक नदियां, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। यूनिट 10 और यूनिट 2 को जो है वो एक साथ करके पढ़िए, याद रखिए ज्योग्राफी और यूनिट 10 और यूनिट 2 को एक साथ मर्ज करके पढ़िएगा, अलग अलग करके पढ़ने की गलती मत करिएगा, है ना। और उसमें भी स्मार्टली पढ़िएगा, टफ प्रश्न पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है, उसके एक दो वीडियो मैं आपको यहाँ पर ला दूंगी लास्ट टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल वाला जो है उसमें भी स्मार्टली पढ़िएगा, जो लाइन दी है केवल उतना ही पढ़ लेंगे तो भी आपका काम बनते हुए नजर आएगा। तो एमपी को बहुत स्मार्टली पढ़ना है, पुराने पेपर के अकॉर्डिंगली आपने अभी तक एनालिसिस कर लिया होगा। अब देखते हैं कि क्या इसके अकॉर्डिंगली जो मैंने बताया या एमपीपीएससी किस लेवल पर एग्जाम ले रहा है, रिसेंटली आए हुए उसके पेपर से देखते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न कैसे आए थे, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला करंट का प्रश्न, तो करंट में आप देखिएगा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, क्योंकि एमएसएमई जुड़ा है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसकी एज लिमिट क्या थी, उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर इसने पूछा था, ठीक है। अगर आप देखो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, रिपीटेड प्रश्न और ट्रेडिशनल प्रश्न पूछा। अगर आप यहाँ पर देखो तो करंट अफेयर से कैसे प्रश्न पूछा कि 2023 में निशानेबाजी के लिए अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया है, ट्रेडिशनल प्रश्न। अगला प्रश्न, नेटवर्क ट्रैफिक में गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यूनिट 9 से प्रश्न आया और वो भी ट्रेडिशनल था। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, निम्नलिखित में से इसे क्या कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को। तो 9th यूनिट से ट्रेडिशनल प्रश्न आ रहे हैं, और जो टफ आएगा अभी भी, तो वो किसी को नहीं बनेगा, चाहे वो खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा क्यों ना हो। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। और ईसी से या आईटी या सीएस से इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा क्यों ना हो, उसे भी नहीं बने थे, और ये उसे भी बनेंगे, और नॉर्मल जो आर्ट्स एंड कॉमर्स का बच्चा होगा उसको भी बनेंगे ट्रेडिशनल प्रश्न, ठीक है। जैसे ये देखिए, यूएसएसडी डेटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है, आपको बताना है। तोमर वंश का संस्थापक, हिस्ट्री से ट्रेडिशनल क्वेश्चन। किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक लिखा था, ये देखिए। जनजाति का प्रश्न देखना, जो मैंने आपको बोला था। खेला और बीदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे, सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक कौन है, बिल्कुल इजी प्रश्न आया था। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं था। एनालिटिकल ही मैं बोलूंगी, क्योंकि आपको 3 में से एक गलत छांटना है, ये एनालिटिकल प्रश्न में शामिल है। अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी, यूपीएससी वाला एनालिटिकल नहीं है ना, उतना टफ भी नहीं आएगा। कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है, तो ये प्रश्न है ना। अगला, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, देखो पॉलिटी से इसने फिर पिछले बार भी ऐसा ही कुछ पूछा था, वो वित्त आयोग का अध्यक्ष।
रिसेंटली वाला तो एक दो अध्यक्ष पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन जो स्पेसिफिकली पॉलिटी में कुछ आयोग दिए हैं वो उसके अध्यक्ष बीच के कहीं पर भी पूछकर आपको परेशान कर सकता है। लेकिन बी अवेयर, वो उन्हीं को पूछता है बीच के किसी अध्यक्ष को जो करंट अफेयर के मुद्दे में बने रहे। तो ये देखिए, जैसे ये है ना, या जिनमें कुछ कुछ जो चीजें हैं बाकियों से हटकर मिलती है, जैसे कि ये प्रश्न है ना, इसीलिए वो पूछा। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग पर कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती है, कारण मध्य प्रदेश की परियोजना भाग अर्थ जलवायु का क्षेत्र है, ऐसा कुछ करके प्रश्न यहाँ पर दिया था, कथन और उसके कारण का, और आपको उसको बताना था कि ये क्या है। तो एनालिटिकल की ओर धीरे धीरे एमपीपीएससी बढ़ रहा है, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूं। तो यहाँ पर आप पूरे प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो आपको एमपीपीएससी की जो आगामी रणनीति है, मुझे लगता है वो आपको मिल जाएगी। तो बहुत अच्छे से बी अवेयर, जो मैंने बताया कि पेपर ऐसा आ सकता है, उस अकॉर्डिंगली पढ़ें। एमपी को बहुत अच्छे से पढ़ें, और एमपी भी अब कम दिनों में बहुत स्मार्टली पढ़ें, तो मुझे लगता है कि आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। और एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट रुद्राणी जो है लाइव क्लास जो हमने 50 दिन की ली थी, ये यूट्यूब पे आपकी डली हुई है, इसे फास्ट फॉरवर्ड करके रिवीजन करके जरूर जाना, क्योंकि ये हमने बहुत एनालिसिस करके बनाया था। अगर आप इसको रिवीजन करके जाएंगे तो मुझे लगता है इसमें से लगभग आपको 75% प्रश्न जो हैं वो रिपीटेड दिखाई देंगे। और मिलेंगे हम एग्जाम के बाद में इसके साथ इसका डिस्कशन करने के लिए। तो एक बार क्विकली फास्ट फॉरवर्ड में इसका रिवीजन करके जरूर जाइएगा। एप्लीकेशन से अगर हो सके तो इसकी टेस्ट सीरीज अगर आपको लगाना है अंतिम दिन में तो लगा लीजिएगा, अदरवाइज यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है वो देखकर जाइएगा। और जिस दिन आपका प्रीलिम्स में ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप यहाँ कट ऑफ से ऊपर है, तो हम मिलकर करेंगे पेपर 5 और पेपर 6 की तैयारी, साथ ही साथ पेपर 4, 5, 6 टोटल अब हम एप्लीकेशन पे कंप्लीट करेंगे, और मिलेंगे जल्दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद में मेंस के लिए। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करें, सकारात्मक रहें, अंतिम दिनों में अपनी ऊर्जा को, एनर्जी को बिल्कुल डाउन ना होने दें, अपने ऊपर विश्वास रखें, जो पढ़ा है उसी में से प्रश्न आएगा, बस रिवीजन पर अच्छे से ध्यान दें। यही दिन है जिसमें आपको अपने आप को संभालना है बच्चों। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा, सबका अच्छा पेपर जाएगा। सिलेक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पेपर तो सबका अच्छा जाएगा। धन्यवाद।